बताया कि नहीं पापा इस फील्ड में जाना है, तो वो एक ही इसमें मान गए थे। बट बाकी लोगों के इसमें ये यानी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ही जाता है। जैसे मेरी तो और फ्रेंड्स थी, उन्हें भी इसमें जानना था, बट उनके पेरेंट्स कैसे से रेडी नहीं थे। सो पेरेंट्स को कन्विंस करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। So hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to interview a girl cadet and as you all know that कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। So this is the second episode of AJ Ask and so आज हम बात करने वाले हैं अपूर्वा पलकर से and मैंने आपको बताया होगा, एक प्रॉमिस किया था कि गर्ल्स के लिए भी कुछ कंटेंट आएगा चैनल पे और दैट्स व्हाई ये इंटरव्यू सेशन हम इसलिए कर रहे हैं और इससे आपको बहुत इंस्पायर हो सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं वो कुछ मेरे होंगे और कुछ जो मैंने कमेंट सेक्शन से पिक किए हैं, कुछ मैंने इंस्टाग्राम से पिक किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अपूर्वा। सबसे पहले थैंक्स फॉर बी ऑन माय चैनल एंड अपना टाइम देने के लिए। मुझे पता है एंग्लो में अभी बहुत प्रोसीजर चल रहे हैं और बहुत बिजी शेड्यूल है, बट आपने अपना टाइम दिया, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो here are some questions that I want to ask और ये questions कुछ subscribers के हैं और कुछ मेरे। तो सबसे पहले tell me about yourself and what are you doing right now? I am Apurva Palkar. I am from Maharashtra. I have joined Anglo in 2020 in DNS 21 batch, and currently I am pursuing my pre-C training from Anglo Eastern Maritime Academy. So Apurva, I want to know that why only merchant navy, because there are a lot of options available और girls के दिमाग में ये merchant navy वाला ख्याल बहुत ज्यादा नहीं आता है, फिर भी आपने क्यों चुना है? My see other के यानी जो बाकी के जो लोग होते हैं वो उनका पहला प्रेफरेंस कैसा होता है कि डिफेंस वगैरह की साइड जाए और फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आता है कि वहाँ नहीं नंबर लगा तो मर्चेंट नेवी में। बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज मर्चेंट नेवी। रीजन पता नहीं, बट पहले से एक इंटरेस्ट था कि नहीं यार कुछ ऐसी जॉब करूँ कि जिसमें यानी खुद को यानी पहचान सकूं कि बाकी लोगों से कुछ अलग रहे, थोड़ा एडवेंचरस। वो तो अब सब कहते हैं कि एडवेंचरस वगैरह इन सब चीजों के लिए आते हैं, बट रीजन कुछ और होते हैं लोगों के, लाइक मनी एंड ऑल। बट है यार यूनिफॉर्म वगैरह तो सभी को चाहिए होता है, सो इट वाज वन ऑफ द रीजन कि नहीं यूनिफॉर्म चाहिए। देन वो वैसी रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं करनी है। देन बस और थोड़ा वगैरह करना था, इन सब चीजों के कारण फिर मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। वैसे मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप पैशन फॉलो कर सकते हो, साथ में सैलरी तो अच्छी है ही, लेकिन उसके साथ साथ यूनिफॉर्म डिसिप्लिन जिसमें आप कह सकते हैं बहुत अच्छा मिक्सचर हो जाता है कि आपको 9 to 5 भी नहीं करना, तो ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और जो भी गर्ल्स देख रही हैं शायद से अगर आपके दिमाग में अभी आया है तो आप इनको जरूर कंसीडर करें, ऐसी चीजों को जरूर कंसीडर करें कि आपके हिसाब से क्या आपके लिए बेस्ट है एंड देन कोई प्रोफेशन चुने। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली फॉर गर्ल्स, बीइंग अ गर्ल, हाउ यू कन्विंस्ड योर पेरेंट्स, जबकि आपको पता है ये एक रिस्की जॉब है और जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि अपनी गर्ल को अपने भेजे या ना भेजे इस प्रोफेशन में। तो आपने कैसे कन्विंस किया था अपने पेरेंट्स को? बेसिकली मुझे तो ऐसे कोई इशू नहीं आया कन्विंस करने में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो एकदम ओपन माइंडेड है। उन्हें मैंने जस्ट एक बार बताया कि नहीं पापा इस फील्ड में जाना है, तो वो एक ही इसमें मान गए थे। बट बाकी लोगों के इसमें ये यानी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ही जाता है। जैसे मेरी तो और फ्रेंड्स थी, उन्हें भी इसमें जानना था, बट उनके पेरेंट्स कैसे से रेडी नहीं थे। सो पेरेंट्स को कन्विंस करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो तुम्हें पहले उसका यानी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सब बताने होंगे। बट लोग लड़कियों को सेंड नहीं करना चाहते इसमें, क्योंकि मेन रीजन ये है कि घर से 6 महीने अलग रहना होता है। अभी बैचलर से अभी कैसे रह लेंगे, बट आगे की लाइफ में तो थोड़े इशू आते हैं, तो लोग उन्हें सेंड नहीं करना चाहते। बट अगर आप यानी आपका एक पैशन है कि नहीं इसी फील्ड में जाना है, तो आपको कैसे भी कन्विंस करना ही होगा पेरेंट्स। और एक दो बार अगर उनके पीछे ऐसे लग जाओगे तो फिर वो भी कुछ दिनों बाद मान ही जाएंगे।
और वैसे गर्ल्स ज़्यादा अटैच्ड रहती है अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हम देन बॉयज़। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा आपको एक स्टबबॉर्न एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा जिद्दी होना पड़ेगा अगर आपको ऐसे प्रोफेशंस में आना है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं पूछना चाहूँगा, और मैं सभी से ही पूछूँगा ये क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू में आएँगे। व्हाट डिड यू आफ्टर डू आफ्टर योर 12th? काइंडली एक्सप्लेन द प्रोसीजर, कैसे आपने प्रिपेयर किया आईएमयूसीटी के लिए, कैसे आपने प्रिपेयर किया स्पॉन्सरशिप को के लिए? So after 12th, I have applied for the sponsorship exam. स्पॉन्सरशिप एग्जाम जो होती है वो एक पहले सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है। फिर उसके बाद वो लोग उस फॉर्म को वेरीफाई करते हैं कि तुम इन्फॉर्मेशन सब करेक्ट है क्या नहीं। फिर उसके बाद वो लोग आपको अप्रूव कर देते हैं कि नो नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम। उसके बाद आपको एक डेट और एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना होता है, और वो जो सेंटर देते हैं उस सेंटर पे जाके एग्जाम देने होते हैं। इफ यू क्लियर दैट एग्जाम, नहीं उसके साथ तो स्पॉन्सरशिप के साथ एक साइकोमेट्रिक। ऐसे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करके भी होता है, तो वो दोनों क्लियर करना होता है। अगर वो दोनों क्लियर कर देते हैं तो आप एंग्लो में आने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मर्चेंट नेवी में आना है तो एक क्राइटेरिया है कि आईएमयू सीटी क्लियर होनी चाहिए, तो उसके लिए भी अप्लाई करना होता है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। देन दोनों एग्जाम्स क्लियर हो गई, तो फिर उसके बाद एंग्लो वालों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। देन इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मेडिकल, और फिर मेडिकल के बाद तो सब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ही होती है। बेसिकली आपने प्रिपेयर कहाँ से किया, कोचिंग या खुद से? ऐसे एकदम कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रिपरेशन नहीं चाहिए होता है इसके लिए। अगर आप 11 12 या बेसिकली अगर आप 9 10 से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे हम जब थे 9 10 में थे ना, तो एक पीएसए करके एग्जाम होता था, जनरल एप्टीट्यूड टाइप। तो अगर वो सब भी चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर दूसरा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। फोकस ये होता है कि आपको जो बेसिक चीजें है जैसे इंग्लिश वगैरह का थोड़ा ग्रामर वगैरह आना चाहिए, और केमिस्ट्री पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है इसमें। फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड बस। और नॉलेज का भी इतना नहीं होता है, जस्ट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रिपरेशन कोचिंग की तो कुछ जरूरत नहीं है, बस 11 12 पे अच्छे से फोकस करो। और बेसिक क्राइटेरिया है कि तुम्हारे जो बोर्ड्स होते हैं उसमें मिनिमम 65% आ जाए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे कम आए तो फिर कुछ लोग रिपीट करके आते हैं, सो वो नहीं होना चाहिए, एक ही इसमें निकलना। सो बेसिकली वैसे मैं हमेशा चैनल पे बोलता हूँ कि आपका बेसिक 11 12 अगर क्लियर है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इंग्लिश के जो एरर सेक्शन है, जैसे कि जम्बल्ड वर्ड पैसेज एरर्स जो है वो मेन होते हैं। अदरवाइज जनरल एप्टीट्यूड तो आप कर ही लोगे, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट उसके साथ प्रैक्टिस चाहिए होती है। बट क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं हमेशा कोचिंग क्लासेस को। और स्पेशली बात करूं, मेरे बैच में भी बहुत है कोचिंग क्लासेस वाले। और एक रहता है कि मैं कोचिंग क्लास करूंगा तो मैं आसानी से ज्वाइन कर लूंगा। बट एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप बेसिक्स अपने क्लियर कर लोगे 11 12 के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टाइम बेस्ड एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा सा ऑडियंस इस चीज पे जरूर ध्यान दे, ठीक है। बेसिक अगर आप क्लियर है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा डीप जाने की जरूरत नहीं है। IMUCT है, नॉट जेईई मेंस, ठीक है। सो आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, व्हाई एमा? लाइक आपको पता था वैसे पहले से ही कि मुझे इसमें जाना है, लेकिन एमा क्यों? मुझे तो इस फील्ड के बारे में ऐसे कुछ पता नहीं था, जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है। सो मैंने ऐसे ही बस नेट पे वगैरह सर्च किया, तो मुझे तो ऐसे बेसिक एकदम बेस्ट ऑप्शन चाहिए था। सो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि नहीं यार, एमा से बेस्ट कुछ नहीं है। सो मेरा पहला प्रेफरेंस तो एमा ही था। तो और मैंने बाकी कहीं अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे तो एक गारंटी थी कि कुछ भी हो कि एमा में ही जाना है, क्योंकि यहाँ का कैसे जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है वो भी सब बाकी सब कंपनी से तो अच्छा है। और फूड वगैरह जो बेसिक चीजें हैं वो बाकी सबके कंपैरिजन में अच्छी है। और प्रमोशन वगैरह यहाँ पे फास्ट है, और लड़कियों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन तो है ही। सो बाकी सब के कंपैरिजन में एंग्लो थोड़ा सही लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया।
बेसिकली जैसे कि यहाँ की फीस थोड़ा सा काफी हाई फाई है दूसरों से, बट एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप रिलैक्सेशन की बात करो तो गर्ल्स के लिए कितना रिलैक्सेशन हो सकता है, और आपने लोन लिया था या डायरेक्ट पेमेंट की, मतलब कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है? वैसे मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि खुद केस पे करना था। ऐसे कोई इश्यू नहीं था कि घर वाले पे नहीं करेंगे, बट मुझे खुद केस पे करना था। सो आई हैव टेकन द लोन। और रिलैक्सेशन की बात ऐसे है कि मैंने बाकी के कॉलेजेस में भी थोड़ा ट्राई किया था, जैसे फुलानी वगैरह है, तो उन्होंने कहा था कि इस बैच में गर्ल्स के लिए वगैरह कुछ ऐसे ये नहीं है, यानी गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलेगी। सो इस कारण फिर मैं एंग्लो में आ गई। तो रिलैक्सेशन का तो इतना कुछ नहीं है, इन्हें बाकी के कैडेट्स को जैसे ट्रीट करते हैं, उन्हें जैसे छोटी सी गलती पे पनिशमेंट मिलती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें भी मिलती है। ऐसे रिलैक्सेशन कुछ नहीं है, क्योंकि आगे जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो लोग हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ऐसे रिलैक्सेशन ही है। हाँ, फीस में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। फीस थोड़ी कम है बॉयज के कंपैरिजन में। सो एक क्वेश्चन है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड डाइट प्लान फॉर स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, एंड इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस फॉर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड? सी, आप लोग बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, यहाँ पे जो मिलता है वही यानी मोर देन सफिशिएंट है। तो जो फूड प्लान जो है यहाँ के, डाइट प्लान जो है, वो इन्होंने ऐसे यानी सारे बच्चों को कंसिडर करके किया है कि हर एक स्टेट वाइज अलग अलग, यानी जो स्नैक्स वगैरह जो होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो हर एक चीज इन्होंने अलग अलग सेलेक्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कुछ ऑर्डर करने की जरूरत है। यहाँ पे जो मिलता है वो गुड एनफ है। And I want to ask one more question. That is, describe how Emma is for girl, like hostel, playtime, and others. कुछ different procedure है boys से या same है? ऐसे डिफरेंट प्रोसीजर तो कुछ है नहीं, यानी ये लोग हमें ऐसे अलग ट्रीट नहीं करते कि गर्ल गाइड है और इन्हें कुछ यानी खेलने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। दे आर, यानी जो कैप्टन वगैरह जो भी है हमारे, वो भी हमें इक्वली ट्रीट करते हैं। और जो जैसे स्पोर्ट्स का कहे तो हम हमें जो स्पोर्ट में यानी इंटरेस्ट था वो हम ज्वाइन कर सकते थे। जैसे मैं कभी कभी वॉलीबॉल वगैरह खेल लेती थी। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो खेलना है वो कर सकते हैं। और हॉस्टल जो कहते हैं, तो गर्ल्स और बॉयज का हॉस्टल सेपरेट है। बस। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अजीब अजीब क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरूर रहते हैं सब्सक्राइबर्स की तरफ से, क्योंकि उन्हें बहुत डाउट्स होते हैं और बहुत सी यहाँ पर आई थिंक नॉलेज नहीं है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। जो एक क्वेश्चन है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ये है, इज इट सेफ फॉर गर्ल्स टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड बी ऑन शिप विद लेस नंबर ऑफ गर्ल्स? थोड़ा सा ये रहता है दिमाग में कि आपको अगर शिप में रहना है तो वहां मे बी लेस नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, तो इस सेफ है या नहीं है? वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम यानी खुद पे कितना कंट्रोल रखते हैं। सेफ तो यानी कहीं पे भी सेफ नहीं है। वो खुद हम पे डिपेंड करता है कि हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। खुद पे कंट्रोल होना चाहिए बस। और मैंने तो ऐसे हमारे यहाँ के जो कैप्टन है उनसे ये सब सुना है कि उनके 25 या 28 ईयर के करियर में अब तक उन्होंने एक भी फीमेल कैडेट के साथ सेल नहीं की है। तो लेडीज तो बहुत कम होती है, बट अभी नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। पर ऐसे किसी ने यानी ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कोई गर्ल्स कैडेट नहीं है तो हम कैसे रह लेंगे। जो है वो खुद पे यानी एकदम वन मैन शो है। ऐसे बाकी के लोगों को भी लेके चलना है, बट वो खुद पे कंट्रोल रखना होता है कि हमें बाकी के लोगों को कैसे ट्रीट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, जैसे कि बोलते हैं जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, वो पूरे परिवार को जोड़ के रखती हैं, सेम शिप में भी ये सीन होना चाहिए, ठीक है। और वैसे हाँ, ये एक अच्छी चीज आपने बोली कि ये डिपेंड करता है सेल्फ पे, जितना आप अच्छे से करोगे उतनी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन और है, वो है कोई गर्ल ज्वाइन कर सकती है अगर उसके पास 12th में कॉमर्स है? लास्ट 12th में कॉमर्स हो तो आप आई थिंक ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बेसिक क्राइटेरिया है कि पीएम होना चाहिए विद 60 मिनिमम 65%। तो कॉमर्स वाले तो आई थिंक नहीं ज्वाइन कर सकते, साइंस होना जरूरी है।
और ये इम्पोर्टेंट है कि आप अभी जैसे कि आप पूरा बोल रही हैं 65%, ये इसलिए है क्योंकि एंग्लो में 65% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आईएमयू सिटी में भी 60 है, बट एंग्लो के लिए 65 मिनिमम है, ठीक है। तो आप कॉमर्स से ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आप जीपी रेटिंग के साइड जा सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आई थिंक जो मुझे पर्सनली लगता है वो है बेसिकली इन्वॉल्वमेंट को लेके। गर्ल्स आर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ, स्पेशली मेरे दो अकाउंट्स है इंस्टा अकाउंट, जो एक मेरा पर्सनल है, दूसरा मैंने चैनल के लिए बनाया हुआ है। तो उसमें मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि पोस्ट डालता हूँ या लाइव सेशन करता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है गर्ल्स का, जबकि ग्रुप में रहती हैं और सारी स्टोरीज देखती हैं। सो इससे मतलब इसके बारे में आप कुछ कहना चाहूंगी कि क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है कि इनिशिएट ले पाए, क्वेश्चन पूछ पाए, डाउट पूछ पाए, जबकि मैंने सबको लाइक ऐसा बोला हुआ है कि आप कर सकते हो। फिर कभी कभी मैं खुद से पूछ लेता हूँ कि आप कुछ डाउट है, फिर वो बताते हैं कि मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो खुद से इनिशिएट नहीं लेती हैं। तो यानी पहले से ऐसे ट्रेडिशनली क्या चलते आ रहा है कि इतने सारे बॉयज के सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना। तो हमको ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि नहीं यार, इन सबके सामने कैसे बोले, सोचेगा, ये इसे चेंज करना। जब हम इसे चेंज करेंगे तो थोड़ा फ्रीली होके पूछ सकते हैं। ये इशू मेरे साथ भी था पहले, बट अब यहाँ पे आके वो चेंज हो गया है। मुझे थोड़ा सा भी डाउट आ जाता है, कुछ सिली सा भी क्वेश्चन होता है तो मैं पूछ लेती हूँ। बट वो होता है, थोड़ा सा डर रहता है। अगर इस मेंटेलिटी को हम चेंज कर लें तो सब इजी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं भी ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डजेंट मैटर आप किस बैकग्राउंड से, आप कौन से जेंडर से हो, अगर आपको कुछ करना है तो इनिशिएट लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक द आइस। मतलब अपने से अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप रिजल्ट के लिए एक्सपेक्ट मत करो कि आपको 100% मिलने वाला है। और ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए जो भी चैनल पे देख रहे हैं, जो भी इंस्टा से कनेक्टेड है, डजेंट मैटर। अब अगर आपके डाउट्स हैं पूछो, एक बार रिप्लाई नहीं आ रहा है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों को देखोगे आप अगर, तो वो 100 रिप्लाई करते हैं, ठीक है, 50-50 रिप्लाई करते हैं। पूछना कभी, देखना, मैं कभी दिखाऊंगा अपना चैट सेक्शन, तो उसमें बहुत से रिप्लाई आते हैं। मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ, बट नहीं आ रहा है किसी को रिप्लाई तो वो लगातार करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, उनकी जील दिखाती है, उनका विल पावर दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है कि मुझे ट्राई करना है, मुझे जानना है। तो दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस। बट ये अगर ये गर्ल से भी होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल पे मैं सभी को कवर करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं सबको अगर इससे एडवांटेज हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल बिफोर एंड आफ्टर, जैसे कि अब कोरोना के पहले जैसे आपने स्टार्ट किया था अपना मैच, और अब जैसे कोरोना आ चुका है तो क्या इफेक्ट पड़ा है, और थोड़ा सा ये इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि डिफरेंस क्या है। का लाइफस्टाइल था और अब का लाइफस्टाइल है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस आ गए। पहले कैसे होता था कि हम ऐसे फ्रीली शॉपिंग के लिए बाहर जा सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, ऐसे था। यानी बाहर, यहाँ पे तो नहीं, बट अब वो यहाँ पे नहीं रह गया। अब कैसे एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, 4 महीने हो गए हम कैंपस के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहे, कुछ नहीं। तो वो एक बाहर की लाइफ है, उसे मिस कर रहे हैं। दूसरा है कि पहले कैसे हम, यानी जो 17-30 जब हमारा टाइम हो जाता था, हम एकेडमी से फ्री हो गए, तो उस टाइम खेलने वगैरह मिलता था। तो अभी वो नहीं है। अब इनका कंसेप्ट, खेलने के टाइम अगर कोई गिर जाए तो मुझे कुछ लगेगा तो फिर बाहर लेके जाना है और फिर पब्लिक कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। तो इस कारण अभी स्पोर्ट्स भी बंद है, जिम बंद है, स्पोर्ट्स बंद है। सो ये थोड़े थोड़े चेंजेस है। और बाकी सब तो नॉर्मल है, पहले जैसे था वैसे ही। और एक सोशल डिस्टेंसिंग बस। वैसे ये प्रिपरेशन पहले ही हो जाएंगे आपकी सिप के लिए, क्योंकि उसमें भी आपको ये सारी अलाउड चीज नहीं होगी, तो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले। और बेसिकली यही क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन वैसे था यहाँ पे, वो था मेडिकल प्रोसीजर को लेके कि कोई गर्ल्स के लिए क्या डिफरेंट होता है क्या मेडिकल प्रोसीजर, या सेम जैसा कि दूसरों के लिए होता है बॉयज के लिए। नहीं, जैसे बॉयज का मेडिकल प्रोसीजर होता है, वैसे गर्ल्स का भी है। वैसे मेरा तो बॉयज के साथ ही हुआ था, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। यानी जितने बॉयज के टेस्ट हुए थे वही सब गर्ल्स के हुए, तो कुछ डिफरेंस नहीं है मेडिकल प्रोसीजर। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शायद से रहता है, लड़कियों को जो नई ज्वाइन करने वाले उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। बट यही क्वेश्चन थे सारे मेरी तरफ से और सब्सक्राइबर्स की तरफ से। और एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपका कोई स्पेशल मैसेज है फॉर द सब्सक्राइबर्स हु वांट टू ज्वाइन एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, और जो सोच रहे हैं कि हम बेसिकली क्या चीज पे फोकस करें कि हम उसे आसानी से ज्वाइन कर सकें और बहुत ईजी हो जाए हमारा पास। बेसिकली जिसे एंग्लो में ज्वाइन करना है तो उसके सबसे पहले मेन फोकस बोर्ड के परसेंट पे रखना होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू
बाकी सब चीजों में अगर हम थोड़े आगे पीछे हैं, तो वो कैसे भी कवर कर सकते हैं, बट कुछ 5-6 महीने में कवर हो जाएगा। बट अगर बोर्ड के परसेंटेज कम आ जाए तो उसके लिए तो फिर से 1 साल वेस्ट करना होगा, फिर से रिपीट करना होगा। तो मेरा एक यानी एक ये चीज याद रखनी चाहिए कि जो बोर्ड है उस पे पहले फोकस करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू, मेडिकल और जो एग्जाम्स वगैरह है, ये तो अगर तुम अच्छे से बोर्ड कर लिए तो फिर ये इजीली क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, आई साइट वगैरह थोड़ा करते रहो बस, और बीएमआई कंट्रोल में रखो बस। सो यही था। और बेसिकली मैंने बोलता भी हूँ थोड़ा सा बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड्स पे दो, क्योंकि बहुत से भी 12th अपीयरिंग है तो वो पहले ही पूछने लग जाते हैं मैं कि मैं एमयूसीडी के पढ़ लूँ या कोचिंग ले लूँ। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ, पहले अपने बोर्ड्स में जितना अच्छे ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है, स्पेशली कभी कभी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा आपको। अगर आपके परसेंटेज अच्छे तो वो पहले से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पढ़ने में अच्छे हो। और मेरिट लिस्ट जो लगती है उसमें भी जैसे कि आपकी एमयूसीडी रैंक तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ बोर्ड की जो परसेंटेज होती है वो भी अच्छे कभी कभी मैटर करती है। अगर किसी किसी की सेम आसपास रैंक है तो इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। सो यही थे सारे क्वेश्चंस। और थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, like you gave your time, and hopefully it will be very helpful for the girls who want to join Anglo Eastern or any other institute. So thanks to you. Thanks. Okay, bye.